प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स हो गया कंप्लीट, एग्रोनॉमी चल रहा है, लास्ट वेट साइंस और हॉर्टी हॉर्टी का लेवल देख लेना है ना अच्छे क्वेश्चन आते हैं हॉर्टी के स्टैंडर्ड देखे प्री पीजी के पेपर पुराने है ना, जो करंट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं हॉर्टी। करंट समझते हो, नई वैरायटी रिलीज हुई, नई टेक्नोलॉजी, या ये भी पता कर लेना कि अपनी जो चारों पांचों यूनिवर्सिटी वहाँ पे किसका रिसर्च चल रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग होंगे ही सही वहाँ, उसमें क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लो आरसीए वाले ने कोई स्ट्रॉबेरी वगैरह लगाई तो इसमें से पूछ लिया, जोधपुर वालों ने कुछ और लगा रखा है उसमें से पूछ लिया, है ना, क्योंकि जो भी प्रोफेसर पेपर बनाते हैं ना उनका एक फेवरेट टॉपिक रहता है और वही रहता है जिस पर रिसर्च चल रहा होता है ना। तो जिन जिन के रिसर्च अभी चल रहे हैं ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा पैसा आया गवर्नमेंट का, उसका ही टॉपिक आए जिसमें ज़्यादा एरिया लगा रहता है, हमेशा ऐसे ही होता है ना। हम भी पढ़ते थे वहाँ इंदौर में, तो एक सोयाबीन प्रोजेक्ट आया था तो उस साल 7-8 क्वेश्चन सोयाबीन के दे दिए, जो चलता रहता है उनके दिमाग में वही आएगा बाहर, तो ऐसे ही करते हैं हमेशा। चलो अब अपन, ये क्यों खुलता है यार रोज, व्हाट इज दिस। अपने पास सब्जेक्ट भी ऐसा है यार जिसका कोई वेटेज ही नहीं है, नहीं तो अपन बढ़िया डिटेल में पढ़ते, ज़्यादा डिटेल में तुम्हारा टाइम खराब होगा, 13 दिन तो हो गए आज इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते। पिछले साल कौन से 2 क्वेश्चन आए देखे तुमने, नहीं देखे अभी, किसका, वो तो इरिगेशन में चला जाएगा, इंजीनियरिंग में स्प्रिंकलर, उसका आया होगा फिर, हाँ क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में स्प्रिंकलर का आया होगा, है ना, ग्रीन हाउस में पॉली हाउस में स्प्रिंकलर का आया होगा। और कंप्रेशन रेशो पूछते हैं बार बार, है ना, वो तो रिपीट क्या वो, देखो क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन देना रहता है उसमें फिर प्रोफेसर अलॉट ही नहीं करते, वो 2 क्वेश्चन के लिए क्या किसी के नोटिस निकालना है उसको देना, तो जो एग्रोनॉमी रहता है ना वही मैनेज कर देता है, एग्जाम हेड जो रहता है ना वही मैनेज कर लेता, मैनेज कहाँ से करेगा, पुराने वाले क्वेश्चन में से, तो पुराना उठा लेता है, अगर समझ में आया तो उससे रिलेटेड कुछ दे दिया, नहीं आया तो वही वापस दे दिया। क्लीन टिलेज दोनों में ही है, क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, इंजीनियरिंग में से मैंने इतने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे, हर जगह के देखे, इतने क्वेश्चन देते नहीं है, क्योंकि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एंटोपैथो, हॉर्टिकल्चर और क्या बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फिर एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स के इकट्ठे 8-10 क्वेश्चन दो ही मिक्स करके डाल देते हैं, है ना, खास करके कम्युनिकेशन, उनके मॉडल्स, वो सब याद कर लेना किसने क्या दिया था, किसमें क्या था, किसमें क्या नहीं था, है ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं, और स्कीम्स जितनी भी एक्सटेंशन स्कीम चल रही है उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो जो इकोनॉमिक्स का चार्ट है आपका है ना, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग इन कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग इन डिक्लाइन रेट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिंदगी भर हर जगह आएगा, है ना, वो चार्ट बनता है ना उसका पूरा कर्व ए, हाँ एमपीपी जीरो कब होगा, है ना, एमपीपी माइनस में कब जाएगा, टीपीपी मैक्सिमम कब रहेगा, ये सारी चीजें, रेशनल स्टेज कौन सी, इरेशनल, वो चार्ट में से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, हर जगह आता है। और एस आर कांटवा की बुक एक बार लगा लेना, उससे बहुत सारे जो है अपने डाउट क्लियर होते हैं, है ना, कभी कभी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, अपने पता नहीं चलता, बहुत मोटी किताब है वो, आ भी जाए तो बच्चे ढूंढ नहीं पाते कि इसमें से आया था, है ना, सुंडा उंडा के बस की प्री पीजी नहीं बची है, याद रखना, अपन इजी करने के चक्कर में सुंडा सुंडा पढ़ते रहते हैं। अब तो जेईटी भी नहीं बची सुंडा के बस की, है ना, 40 में से 20-22 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे उसमें एग्रीकल्चर,
चले आगे। कहां तक पहुंच गए थे मन? ये तो पढ़ लिया था, बस खत्म ही होने वाला है मतलब। ये भी पढ़ लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे थे ना अपने लास्ट वाले, और फिर से एक बार देख लेना सिलेबस जो है ना, सिलेबस उसको अंडरलाइन कर लेना, और जो भी टॉपिक अपने ऐसा लगे कि जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट अपने सिलेबस में एक, हाँ एग्रोनॉमी जिसमें भी है, वाटर शेड मैनेजमेंट के अभी पिछले 3-4 साल में रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आए, पूछता ही पूछता है। हाँ मैं कहता रहा हूँ वाटर शेड पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा, देखो क्या होता है कि अपन तो स्टूडेंट लोग हैं, अपन साइंटिफिक वे में चीज़ों को पढ़ते हैं, अपन हर चीज़ को उसके डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे अपने जो भी प्रोफेसर है जो अपने गवर्नमेंट की स्पेशल टीम्स में रहते हैं, हमेशा जो भी कोई आयोग बनता है या कोई भी, जैसे मुख्यमंत्री उसने कहा कि राजस्थान के एग्रीकल्चर को आगे ले जाना है, तो वो फिर मीटिंग करते हैं और मीटिंग में बुलाते हैं अपने जो प्रोफेसर है, वीसी वगैरह है। अब इनका 50% ध्यान इकोनॉमिक्स पे, मतलब उस चीज को लाने से क्या फायदा है, उस चीज को लाने से क्या नुकसान है, राजस्थान के किसानों की आर्थिक दशा को कैसे ऐसे जनरल प्रश्न जो है उन पे उनका पूरा पूरा ध्यान रहता है। अब मान लो उन्होंने कहीं गलती से उनके मुंह से निकल गया कि यार इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा देंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो राजस्थान एग्रीकल्चर में आगे निकल जाएगा। अब वो वाटर शेड क्या होता है तो उसको समझा दिया कि जो बारिश का पानी है वो रन ऑफ से सारा बह के समुद्र में चले जाता है, वापस फ्रेश वाटर से सॉल्टी हो जाता है, अगर उसको अपन रोक ले तो काम हो जाए। और ये ऐसी डायरेक्ट बातें क्लिक करते नेताओं के दिमाग में कि हाँ यार ये वाटर शेड बढ़िया है, इसके लिए पैसे ले लो। तो 5-10 हजार करोड़ रुपए का वाटर शेड बजट बनाया। अब उस आदमी को ये लगता है कि यार स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने और लिखने और आंसर लगाने के लिए थोड़ी पढ़ता है, वो तो अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, स्कैरसिटी को कम करना है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम करना है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्वेश्चन बनाते हैं। एक तो रटा रटा है कि पढ़ा तो आंसर आएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा, और एक वो है कि इसका यूज कहाँ है जाके होता है। तो यूज में से क्वेश्चन तुम पुराने पेपर उठा के एक बार फिर से देखना, तुमको पता चलेगा कि जो प्रैक्टिकल यूज है, जो अप्लाइड साइंस, उसमें से क्वेश्चन आते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है। वाटर शेड इसलिए कि वाटर शेड अगर अपन डेवलप कर लेंगे, सारा पानी बहने से अगर रोक लेंगे तो अपना इरिगेटेड एरिया बढ़ जाएगा, इरिगेटेड एरिया बढ़ जाएगा तो 100% प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी। सही है क्या गलत है? तो फिर वाटर शेड पे उनको फोकस करना है। वो चाहते भी वीसी लेवल के लोग हैं या जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर, ज़्यादातर तो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी बचे हुए जो है उनका भी तो यही फोकस रहेगा कि बच्चे वाटर शेड को पढ़े समझे, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तुम एओ बन गए, तुम्हारे पास बहुत सारा फंड है, अगर तुमने वाटर शेड पढ़ा है, उस पर जोर डाला है, तो तुम वाटर शेड डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान लगाओगे। अगर तुमने शुरू से उसको इग्नोर करा तो फिर वाटर शेड की तरफ अपना ध्यान नहीं जाए, क्योंकि इंसान वही करता है जो बचपन से सीखता है। तो वो चाहते हैं कि आपका जो फील्ड है ना वो डाइवर्ट हो जाए। एग्रीकल्चर को 2-3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्योर साइंस, एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, सॉइल केमिस्ट्री भी हो गया। एग्रोनॉमी तो 50-50 है। एक है प्योर अप्लाइड यूजेस, जैसे इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है। मान लो किसी ने बहुत अच्छी मेडिसिन ढूंढ दी, कोई इंसेक्टिसाइड ढूंढ दिया, कोई बहुत अच्छा नैनो यूरिया टाइप का ढूंढ दिया, अब फार्मर्स तो उसको मान ही नहीं रहे ना। अभी मेरे किसी ने व्हाट्सअप किया था कि नैनो यूरिया के जबरदस्ती बिक्री का विरोध करेंगे किसान। तो इफ वी आर अनेबल टू टेल देम द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट एनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनोवेटर तो सिर्फ कितने होते हैं, 2.5%। अर्ली अडॉप्टर भी कितने होते हैं, 13-14%, है ना, कितने होते हैं, हाँ 13% होते हैं। फिर लेट अडॉप्टर 34% और लेगार्ड्स 16। तो मैक्सिमम तो उन लोगों की पॉपुलेशन। दूसरा तो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फार्मर्स,
तीसरा, ट्रस्ट ही नहीं है उनको, एक्सटेंशन वर्कर्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं, एक बात भी नहीं मानते। वो जो इंसेक्टिसाइड सेलर है ना, वो झूठ भी बोलेगा तो मान, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो आप, कि 2-2 ढक्कन एक एक टंकी में डालना काम हो जाएगा। दिस इज द लैंग्वेज। ये बोलना पड़ता है किसान को। आप बोलो कि आधा किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर डालना है, तो वो फिर उनके समझ में नहीं आता है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन गैप, और इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिटवीन एवरीवन, या अपन कहें कि ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप। अमेरिका क्या कहना चाहता है, इंडिया क्या कहना चाहता है, दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। बाप क्या कहना चाहता है, बेटा क्या कहना चाहता है, नहीं। टीचर क्या कह रहा है, सामने वाला क्या समझ रहा है। तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन। और अभी तो और बड़ा गैप आ गया है ना, क्योंकि पहले जब पढ़ाया जाता था तो लोगों को भावार्थ समझाया जाता था, किसी भी चीज का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना। जैसे अपन कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब कोई अंग्रेज है उसको क्या समझाएंगे अपन कि बिल्ली गुस्सा आया और उसने खंबा छील दिया, तो वो तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। तो एक्चुअल थिंग क्या है कि जो एग्जैक्ट डिलीवर होना चाहिए बेटर, वो नहीं हो पा रहा है, और उसकी जगह कुछ और ही जा रहा है। जैसे मैं यूं कह दूं कि पढ़ लो लिख लो, नहीं तो बकरियां चराना पड़ेगी। अब ये बात पकड़ के कोई बैठा रहे कि सर ने मुझे बकरियां चराने कह दिया, तो इसका मतलब उसमें बुद्धि का विकास अभी ठीक से नहीं। उसको ये तो सोचना चाहिए कि इस आदमी को क्या लेना देना, अपन ने पैसे दिए हैं, ये पढ़ा रहा है, इनकी रोजी रोटी चल रही है, तो अपन तो कस्टमर हुए, तो हम कस्टमर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। बोल भी सकते हैं कि बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम तो, और जैसे तैसे अपने को बस एडमिशन ले ही लेना है, नौकरी अपनी लग ही जाएगी। और यही चल रहा है आजकल, सब शहद में लपेट लपेट के। हाँ, 100%। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो यूं कहते हैं कि ये 20 पेज पढ़ लेना, इसके बाहर एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हाउ इट इज पॉसिबल। पर बच्चों को यही चाहिए, उनको झूठा दिलासा दे दो बस कि तुमसे बेहतर तो कोई आज से पहले पैदा ही नहीं हुआ, और तुम्हारे बाद भी नहीं होगा। सही है कि नहीं। तो ध्यान रखो, बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो आदमी के बहुत ज्यादा अच्छे होना चाहिए। चीजों को देखो, क्योंकि अनपढ़ आदमी जनरलाइज कर देता है। जैसे कम पढ़ा लिखा आदमी क्या करे, सब एग्रीकल्चर वाले एक जैसे होते हैं। अब तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, तुमने एग्रीकल्चर वाले भी देखे, एक जैसे होते हैं क्या, नहीं हो रहे। तो अनपढ़ों की क्या निशानी, कि चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। सारी लड़कियां ऐसा थोड़ी होता है यार, इंसान इंसान में अंतर। अच्छा, एक ही इंसान में भी अलग अलग अंतर है। एक इंसान भी सुबह शाम में अंतर आ जाता है। उसका मूड सही है तो वो भगवान की तरह बिहेव करेगा, उसका मूड खराब, बीवी से लड़ के आया तो हो सकता है भगा दे तुमको। तो पुराने जमाने में तो ये भी चेक कर, पेशेंस खत्म हो गया लोगों, है ना। मैं अभी एक सेमिनार में गया था, बहुत अच्छा, उदयपुर के बहुत जाने माने लोग थे उसमें, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थे जो मूवीज वगैरह लिखते हैं, बनाते हैं, है ना। तो उसमें ये बात कर रहे थे कि मोबाइल ने इंसानों के जीवन में क्या इफेक्ट डाला। तो एक तो मोबाइल ने सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप किया है लोगों के अंदर। फ्रस्ट्रेशन समझते हो, है ना। किसी भी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेना, है ना, और फिर जब वो पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा अर्जुन से, है ना, कि इंसान पहले इच्छाएं पैदा करता है, सोचता है किसी चीज के बारे में। जब इच्छा हो जाती है तो उसको उस चीज को पाने की दृढ़ चाहत पैदा हो, बहुत गहरी उससे आसक्ति, आसक्ति शब्द हिंदी में उसके लिए, कि उस वस्तु से आसक्त हो जाता है, और फिर उसके लिए असीमित प्रयास करता है। और जब वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं होती है तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। और फ्रस्ट्रेशन तो सिर्फ शुरुआत है, जब फ्रस्ट्रेशन भी टूट जाता है। फ्रस्ट्रेशन तो कब आता है, जब आदमी कम मेहनत करता है, ज्यादा करना चाहता है, फिर प्राप्त नहीं कर पाता है तो चिढ़ता है। उसके बाद की स्थिति जिसको कहा गया डिप्रेशन, इंसान विषाद में चले जाता है। और अर्जुन डिप्रेशन में चले गया, मालूम, तो धनुष वनुष छोड़ दिए थे कि अपने बस का रोग नहीं है ना। तो वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई कहानी है कि अपने को सुनना किसने किसको मारा, तीर चलाया कि नहीं चलाया, वो उसके जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गहरे है। और अगर अपन अर्थ नहीं समझेंगे तो फिर अपन सिर्फ कमाने खाने के लिए पैदा थोड़ी हुए यार, ये तो जानवर भी कर रहे हैं पेट भरना। तो इंसानों में और पशुओं में एक ही तो अंतर है कि इंसान के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, नया कुछ निर्माण करने की क्षमता है। पर अब देखो ना, मोबाइल ने तो सब क्षमताएं समाप्त कर दी इंसान की।
अभी गूगल ने रिसर्च किया, खुद नहीं करता, गूगल खुद ही रिसर्च करता है, तो उन्होंने देखा कि अभी फिलहाल में पिछले 4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर 75% यूजर्स ने जो भी वीडियो 15 मिनट से ज्यादा बड़ा उसको देखना बंद कर दिया है। रील्स देखते हैं लोग। आप भी कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे ना तो आप देखोगे ये तो 15 मिनट का, ये नहीं देखेंगे 2 मिनट का, कोई 1 मिनट का, 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, 2 सेकंड का। और एक और रिसर्च आया कि रील में भी 6 सेकंड से ज्यादा किसी भी रील पे टिक नहीं पाता। 90% रील्स को 6 सेकंड से कम देखा है। तो व्यू भले बढ़ जाए पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं अपन कि एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद वो थोड़ी समझ में आती है। बहुत दिन बाद जब पास आउट हो जाते हैं उसके बाद समझ में आती है, अरे यार ये इसलिए यूज होती थी। तो जब तक चीजों का यूज समझ में नहीं आएगा, अपन कोरी पढ़ाई कर रहे हैं, लाइनें पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, वो कोई काम में थोड़ी आने वाली। और आज यही कंडीशन है। 75% BSc वाले लोगों को ये नहीं मालूम है कि पीपीएम होता क्या है। क्या है पीपीएम? तुम बताओ। चलो अपन इतने 7 लोग बैठे हैं आज। नहीं, पीपीएम इज ए यूनिट। जैसे परसेंटेज होता है वैसे ही पीपीएम है। परसेंटेज बड़े भाग को कहते हैं, पीपीएम उससे भी छोटे। सांद्रता की इकाई है पीपीएम, इट इज द कंसंट्रेशन यूनिट। किसी चीज की सांद्रता को माप सकते हैं कि वो कितनी है। अगर अपन कहें 100 में 1 है तो उसको प्रतिशत कहा जाता है। अगर वो 10 लाख में से 1 है तो फिर उसको पीपीएम माना जाए, है ना। तो पीपीएम टर्म का यूज जनरली केमिस्ट्री में होता है, पर ये हर जगह यूज किया जा सकता है। अपन कहें कि मान लो कि 10 लाख में से एक आदमी को पोलियो हो रहा है तो 1 पीपीएम लोगों को पोलियो हो रहा है। इट इज द यूनिट, है ना। और जनरली इसका यूज कहाँ किया जाता है? केमिस्ट्री, है ना। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब पीपीएम। वैसे पीपीबी भी होता है, पार्ट पर बिलियन। मोलिब्डेनम पीपीबी से भी कम चाहिए, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। तो ये चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी, आप बीएससी एमएससी कर लो, कागज इकट्ठे करने से कोई फायदा नहीं है। और खास करके राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां लोगों ने इतने कागज इकट्ठे कर रखे कि हर दूसरे तीसरे घर में पीएचडी लोग बैठे हुए, एंड दे आर रेडी टू वर्क विद इन 25,000। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर ढूंढना 25,000 में मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं तुम? तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो आदमी का समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है, दूसरा उसको उसका फल भी कम मिल रहा है। कि तुम सोचो कोई आदमी वो पीएचडी करा हुआ है और वो 25,000 की नौकरी कर रहा है, तो वो तो अंडरपेड आदमी है। अभी बैंक वालों ने हड़ताल की थी, पता तुमको? उनको 70,000 60,000 65,000 मिलते हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी कि हम अंडरपेड। सेकेंड सैटरडे 4th सैटरडे की उनकी छुट्टी रहती है। एक महीने में 6 तो छुट्टियां और 1-2 इधर उधर किया जाता, 7-8 छुट्टियां लेते हैं। बैंक का टाइम 9:15 बजे का 11:30 बजे जाते हैं। और वो उन्होंने हड़ताल कर दी कि हम अंडरपेड। किस कंडीशन में अंडरपेड? देखो लोगों कैसे काम कर रहे, कितना काम कर रहे हैं। और इससे भी बुरी स्थिति तो प्राइवेट टीचर्स की है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1200 रुपए महीने में पढ़ा। तुम बताओ 1200 रुपए महीने कितने होते हैं? 40 रुपए रोज में आदमी पढ़ा रहा है। 4 घंटे भी पढ़ा रहा है तो 40 रुपए रोज में, 4 घंटे 10 रुपए, मजदूरों से भी कम। पर वो इसलिए पढ़ा रहा है कि वो जिस स्कूल में जाता है उसके बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं उसके यहाँ शाम को घर। अगर वो स्कूल जाना बंद कर देगा, उसके यहाँ ट्यूशन आना बंद हो जाए, तो ट्यूशन से 15-20 हजार कमा रहा है। और उसके चक्कर में स्कूल वाले उसको कितने दे रहे हैं? 1200। तो वो देखा जाए तो एथिकली बहुत गलत प्रैक्टिस है। तो इंसान हर चीज में क्यों तैयार हो रहा है? क्योंकि उसको खुद में विश्वास नहीं है। और विश्वास कब आता है? जब आदमी खुद से मेहनत करता है। समझ रहे हो? देखो एक बायोलॉजी का टीचर 11वीं 12वीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता, 10 12 15 हजार रुपए मिलते हैं उसको। वही टीचर जब एलएन में जाके पढ़ाता है तो उसके पैकेज की कोई तुलना। दोनों 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। समझ रहे हो क्या? नहीं, वो भी 150 दिन में पढ़ा देता है और वो सामने वाला भी 150 ही दिन में पढ़ाता है। वो भी वही यूज करता है, एलएन के नोट्स पढ़ पढ़ के पढ़ा रहा है 11th 12th वाला भी। वेयर इज द मेन डिफरेंस? मेहनत में अंतर है दोनों की। समझ रहे हो क्या? नहीं, तो क्वालिटी का इंसान में अंतर दिखना बहुत मुश्किल है। आदमी को बाहर से देख के अपन कुछ भी पता नहीं लगा सकते। और अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें इंसान पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पूर्वाग्रह का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेसिस पे किसी आदमी का आकलन करना।
और सबसे बड़ी गलती भी जजमेंटल थ्योरी है कि अभी जो ज़्यादातर लोग हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उनके साथ कोई तकलीफ नहीं है। जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो ज़्यादा काम ही नहीं करते। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे, महीने में 4 घंटे काम करते हैं, करोड़ों रुपया। इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़े-बड़े घर, ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, फ़ॉरेन में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। पर क्यों नहीं है, वो भी अपने देखना पड़ेगा कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने बहुत मेहनत की और ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि वो फ्री भी हो जाए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता रहे। वहीं अपन देखें कि पूरी इंडिया की 99% पॉपुलेशन सिर्फ रोटी पानी का जुगाड़ कर रही है। तुम सोचो, एक आदमी अगर अपने जीवन के 15-20 साल पढ़ाई करे और सिर्फ रोटी पानी का जुगाड़ करे, तो वो तो हर कोई कर रहा है यार। अपन बीएससी एमएससी एजी करके और 15-20-25-30 हज़ार की नौकरी करे, पानी पूरी वाला 90 हज़ार रुपये महीने कमा, तो फिर 20 साल अपन ने खराब किए कि इसका यूज किया? खराब ही किए मेरे हिसाब से। तो इससे अच्छा खेलो कूदो, खाओ पियो, मजे करो और बढ़िया। दूसरा बंदा चाय वाले कमा रहे, हर आदमी पैसे कमा रहा है। पैसे ही कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। वी वांट टू क्रिएट द डिफरेंस। हमको चाहिए कि भले दुनिया में कोई रहे नहीं रहे, हमारे इनकम कभी भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। और एग्रीकल्चर मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आदमी चॉइस से काम कर सकता है। दूसरे सब्जेक्ट में चॉइस खत्म हो गई। अब आदमी सोचता है जो नौकरी मिलेगी वो कर लूंगा, और मजबूरी से बड़ी कोई, है ना, लानत नहीं है इस दुनिया में। आदमी के पास चॉइस होना चाहिए। एग्रीकल्चर वाला बच्चा कह सकता है कि मैं नहीं कर रहा बैंक की नौकरी, बहुत बड़ी बात होती है आज के ज़माने में। जहाँ आदमी सुपरवाइजर बनने के लिए तैयार है, वहाँ मना कर दे कि नहीं, बैंक में तो जाना ही नहीं है, मैं फर्टिलाइजर में नहीं करूँगा, मैं अपने राज्य के बाहर ही नहीं जाऊँगा। तो चूजिंग समवन इज द बिगेस्ट फ्रीडम। अपन किसी को भी चुन पाए, किसी वस्तु को, अपनी जॉब को, अपने काम को, अपने शहर को, तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है ना, कि आपकी इच्छा से आप काम कर रहे हो। स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है, और ये छिन गई तो फिर गुलामी करना है। और वो किसी भी नाम से करो आप। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक कम से कम 20 साल के आदमी को समझ में आना चाहिए। और अगर वो ऐसी बातें नहीं करना चाहता, बोर हो रहा, तो इसका मतलब अभी उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया। पुराने जमाने में तो शास्त्रार्थ करते थे छोटे छोटे बच्चे, कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए और धन का कार्य क्या है, धर्म का कार्य, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। अपने तो ऊपर से अभी भी निकल जाए, अपन सोचे कि यार ये फालतू बातें कर रहा है। फालतू बातें इसलिए है क्योंकि अपन अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, है ना। संस्कृत में श्लोक है कि इंसान दो तरह से वृद्धि करता है, एक तो बैलों की तरह से शरीर बढ़ता है, लोगों को बुद्धि का विकास नहीं होता। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो इंटेलेक्चुअल था ना ह्यूमन का, जिसके सहारे अपन ने इतनी उन्नति करी, वो इंटेलेक्चुअल धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। आज के 25 साल के लड़के में और आज से 20 साल पहले के 25 साल के लड़के में जमीन आसमान का अंतर आ गया। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी बड़े बड़े इन्वेंशन कर दिए उन्होंने। आज सारे रिसोर्सेज है, एक एक क्लिक पे सारी चीजें मिल जाती है। जिनके लिए पूरी लाइब्रेरी छान देते थे ना एक डेटा ढूंढने के लिए, आज गूगल ने वो सब पॉसिबल कर दिया। चैट जीपीटी आ गया कि आप जो चाहते हैं वो बना के दे देता है आपको, और उसके बाद भी आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, मजबूर हो गया है। तो ये तो बड़ी दिक्कत है ना। ये इंडिविजुअल दिक्कत नहीं है, ये पूरी दुनिया की दिक्कत है, मानव प्रजाति की दिक्कत है। पर बच्चे इस पे बात करना ही नहीं चाहते। बचपन से इतना सेल्फिश बना दिया कि बेटा पड़ोसी मरे मर जाने देना, अपने बाप का क्या ही जा रहा है। लोग यहाँ पीने के पानी की समस्या रहती है, वहां गाड़ियां धोते हैं आधे आधे 1-1 घंटे, 400-400 लीटर पानी ढोल देते हैं। उनको शर्म नहीं आती थोड़ी? क्यों? बुद्धिहीन लोग हैं, उनको लगता है कि उनके पास पैसा है तो उनको जो दुनिया पे अधिकार करना है। समझ रहे हो कि नहीं? जब पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है 20 साल बाद, तो ये फिर 4 का ने 8 का एवरेज देने वाली गाड़ियों परमिशन क्यों देती है सरकार? समझ रहे हो? तुम्हारे घर में 4 सदस्य, 4-5 कारें रखने का कोई अधिकार नहीं। एक रखो ना, चारों आ जाएंगे। पर ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल 0.25% लोग राज कर रहे हैं, उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। समझ रहे हो क्या नहीं? और 10% लोगों की नरक से भी ज्यादा खराब जिंदगी। ऐसे लोग जो जिनको बीमार पड़ गए, सरकारी अस्पताल में गए, वहां लॉन में ही लिटा के उनको बोतल चढ़ा दी, पेड़ पे टांग देते हैं बोतल, हाथ में पकड़ा देते हैं बच्चों के लेकर पिताजी की बोतल। लोगों को पड़ जाते हैं क्योंकि उनको दवाइयां नहीं मिलती है टाइम पे।
सड़ जाते, किडनियाँ खराब, फेफड़े खराब। वो तो फिर भी थोड़ा बहुत योजनाएं चल रही सरकार की, तो जिंदा बचे हुए। तो एक तरफ इस देश में 23 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, और एक तरफ लोगों के पास इतना पैसा है कि जो हजारों लाखों रुपए का खाना ही खा रहे हैं सिर्फ। तो ये तो इम्बैलेंस है ना समाज में, और ये इम्बैलेंस बढ़ेगा तो अराजकता फैलेगी, जैसे श्रीलंका में हुआ। पर इन सब के बारे में बात ही नहीं करना पसंद करते लोग, बताओ। अभी एक आध कमेंट तो आ ही गया होगा, सर पढ़ा दो इंजीनियरिंग, आप रहने दो। इससे वही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो इन चीजों पे अपन ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? अच्छा तुम बताओ, अपन क्या पैसे ही कमाने ध्यान दे देंगे कि रोटी पानी का ही जुगाड़ करना है, कि अपने ही घर बड़ा होना चाहिए, दूसरों का कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? तो अपन आज इस दुनिया में जितनी भी चीजों का यूज कर रहे हैं ना, अपन इनमें से एक भी नहीं बना सकते। अपने चारों तरफ देखना, बचपन से लेके आज तक, और इतनी चीजें इतने सस्ते में अपने को उपलब्ध कराई, उन सब लोगों के लिए अपना कुछ ग्रेटिट्यूड तो बनता है ना। तो धन्यवाद भाव ही खत्म हो गया लोगों के अंदर। एवरीबडी बिहेव लाइक कस्टमर्स। हर जगह शिकायत शिकायत, और शिकायत से क्या हो रहा है? मानसिक शांति कम हो रही है, और उसके कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जिसके पास आज सब सुविधा है ना, वो भी दुखी। तुम याद रखना, तुम नौकरी करोगे, तुम्हारी सैलरी 1 1.5 लाख 2 लाख भी होगी, तो भी तुम दुखी रहोगे। किस कारण से? क्योंकि तुम और ज्यादा चाहते हो। ये सब सीखा ही नहीं अपन ने बचपन में, कोई बात ही नहीं करता अपने से। बचपन में क्या पढ़ा है? हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, बस। वो भी अपन ने नहीं पढ़ा। तो बड़ी समस्या की जड़ ये है, और ये जड़ें बहुत ज्यादा नुकसान उठा रही है अभी। पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, अपने को वो लोग मूर्ख लगते हैं, अपन उनसे 2 4 क्लास ऊपर हैं, बस इससे ज्यादा आगे नहीं है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश देखो, स्विट्जरलैंड, 4 डे कल्चर। एक हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं? 4 घंटे। एक 4 दिन, और एक दिन में 6 घंटे ज्यादा काम नहीं करो। आदमी कहे ना मैं ज्यादा काम करूंगा, मुझे ज्यादा पैसे दो, तो वो मना कर देते हैं, तू जा ऐश कर जी। सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर है उनके, सबसे खुशहाल देश। हाँ, राम भगवान सब देख रहे हैं, आज की दुनिया देख ही रहे हैं बेटा, बहुत जल्दी। तो बड़ी समस्या है। आगे के बारे में नहीं सोचना, दूरदर्शिता की कमी। और जो आदमी नहीं सोचता ना, वो इस मजदूरी के चक्कर में फंस जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा ना, तो ये दुनिया कब तुमको ऐसे कब्जे में लेगी कि सुबह उठोगे 6 बजे और काम के बारे में सोचोगे, और रात को सोओगे 12 बजे काम के बारे में सोचते सोचते, और सिर्फ काम ही काम दिखेगा तुमको। तुमको लगेगा कि मैं 1 लाख का टारगेट पूरा कर दूं, 10 लाख, 1 करोड़ का कर दूं, मुझे 2% इंटेंसिव मिल जाएगा। लोग तुमको लालच देते रहेंगे, तुमसे काम करवाते रहेंगे, फिर थोड़ा लालच और बढ़ा देंगे, तुमसे और काम करवाएंगे, और जब तुम्हारी उम्र 40 45 साल हो जाएगी, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि ये थोड़े से पैसों के लालच में पूरी जिंदगी मजदूरी में। याद रखना मेरी बातें, ये सब काम में आने वाली है तुम्हारे आने वाले जीवन में, है ना? तो यहाँ क्या है कि ये संसार, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो ऐसा भी पढ़ते हैं अपन के जितनी संपत्ति उतनी रहेगी, सिर्फ इसका आदान प्रदान होता है ना? जैसे ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का नियम है ना, कि ऊर्जा कभी न तो बनती और न ही नष्ट होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। तत्वों के साथ भी ऐसा ही, वो भी इधर से उधर होते रहते हैं। वैसे धन का विज्ञान भी यही कहता है। और वास्तव में देखा जाए तो अपन सब धन कमाने के लिए तो पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से धन कमाया जाए। एक आदमी यहाँ समोसे बेचता है 10 रुपए में, यहाँ पराठा बेचता है 10 रुपए में, देखा अनुमान वाला। और एक पराठा 400 में बिकता है यहीं उदयपुर में। किसके पास ज्यादा धन जाएगा? 400 वाले को। वहां लोग भी ज्यादा आते हैं, भीड़ भी ज्यादा लगती है। वो पिज्जा जैसा बासी खाना, भीड़ देखी तुमने? समाती नहीं है वहां। वो मूवीज के नाम पे वो फूहड़ कहानियां चल रही है, और 400 करोड़, 1000 करोड़, 1500, 3000 करोड़ देखो बनाने के धंधे चल रहे हैं। देखो कितने अमीर है, वो कुछ नहीं किया उन्होंने, कौन सी पढ़ाई की, कौन सी मेहनत की, काम है सॉल्व किया उन्होंने। तो इतने कलाकार भी बनना पड़ेगा जिंदगी में, कि क्या कब डिसीजन लेना है, क्या छोटा लालच छोड़ के बड़ा कैसे प्राप्त किया जाए। कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं।
है ना। हमारे एक सीनियर थे अंकित पांडे सर, बीएससी में उनका सिलेक्शन हो गया, बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर लिया, 35,000 रुपये महीने, यूनिवर्सिटी टॉपर, और कितने में ज्वाइन कर लिया, 35,000 में। उनके जो बैचमेट थे उन्होंने जा 11 महीने में उनको ऐसी हालत कर दी कि उनको नौकरी छोड़ना पड़ी और जेआरएफ का फॉर्म भरा हुआ, और फिर ऑल इंडिया में 8th रैंक आई उनकी प्लांट फिजियो में, और फिर उनको IRI दिल्ली मिला और वहां से उन्होंने MSc की और अभी IAFS ऑफिसर है। अगर वो नौकरी नहीं छोड़ते ना, बैंक की छोटा लालच, तो आज IAFS नहीं होते। अब उनकी झांकी देखो, एक रेंजर की झांकी बहुत बड़ी होती है, IAFS ऑफिसर तो बहुत पहुंची हुई चीज है। कलेक्टर को तो दिन रात काम करना पड़ता है, IAFS को कोई काम ही नहीं करना है। काम दूसरे करेंगे आप लोगों के लिए, पर आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अगर अपन नीचे मजदूर वर्ग की नौकरी ज्वाइन कर लेंगे ना, तो अपनी जिंदगी भर मजदूरी करना, सारा काम सुपरवाइजर करते हैं, तनख्वाह किसकी ज्यादा है, एओ डबल एओ भी चलो थोड़ा काम तो करते हैं, DDA की ज्यादा है ना। वो मेरी बेचमेट है हिंदू, वो AO लगी हुई है, वो वहां सिलाई कढ़ाई चल रही है ऑफिस में, बैठी है, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप कभी भी रिप्लाई, जब मैसेज करो तब तुरंत, हाँ फुर्सत बैठे हैं। उनसे कहो क्या बोले, कोई काम ही नहीं है। फिर इकट्ठी फाइलें आती है, पन्ने पलटे साइन करे, वो काम हो गया। काम तो बाबू लोग करते हैं, सारा हिसाब बाबू मिलाते हैं, सब जैसा भी बनाना, मतलब अगर बाबू छुट्टी पे हो तो वो अधिकारी को पता ही नहीं कैसे करना है कुछ भी, उनका काम खाली सिग्नेचर करना है। समझ रहे हो कि नहीं। हमें बताना नहीं चाहता हूँ, उसमें बहुत पैसा भी है, वो तो तुम ज्यादा बेहतर जानते, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ कभी, है ना। तो या तो अभी मेहनत करो, अभी समय है अपने पास, अपन थोड़े से आलस करते हैं ना, अपना भविष्य बर्बाद हो रहा है। थोड़ी सी मेहनत, 1-2 नंबर से ही रुकता है आदमी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है ना, 1-2-4 नंबर से रुकता है। मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके 150 कमा के 200 कमा के, वहीं बाउंड्री लाइन पे धड़ाधड़ विकेट गिरते हैं, पर जिंदगी बदल जाती। मेरा एक बेचमेट है जिसका नाम है, हाँ संदीप करोड़, उसको नत्था कहते थे। वहाँ पे MP में एग्जाम हुआ, RAEO का, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, है ना, BSc AG, काम सुपरवाइजर का ही है, पर उसकी सैलरी 42,000 रुपए। यहाँ राजस्थान में बड़ा चला हुआ है सुपरवाइजर के नाम से तुम्हारे साथ। काम तो वही आदमी करेगा, एक आदमी दिन भर काम करता ही है, या तो उसको 42,000 देना पड़ेंगे, या तो उसको 14-20,000 25,000 में तैयार कर लो। करना क्या, खाली 12वीं लिख दो और दे दो जॉब, उसको 12th स्टैंडर्ड का बना रखा। वही काम सेम टू सेम MP में करता आ रही है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, उसकी सैलरी 3rd ग्रेड टीचर के बराबर, तृतीय वर्ग में आता है, सारे बेनिफिट ज्यादा मिलते, काम तो वही करना है। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सरकारों की चालाकियां भी अपन कब समझेंगे, इसका विरोध करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बंद करवा दो। जब BSc AG वाले इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो 12th बेसिस पे क्यों नौकरी निकाल। जब वो काम बड़ा है, टेक्निकल काम 12वीं पास आदमी कैसे करेगा, तुम बताओ। टेक्नोलॉजी जानकारी रहती 12वीं पास आदमी को, मुश्किल है। पर ऐसा अगर अपन करें ना, तो उनकी जनसंख्या ज्यादा है जो 12वीं पास के बाद कुछ नहीं कर पाए। हालांकि वो सुपरवाइजर भी नहीं बनेंगे, पर हो हल्ला जरूर करेंगे। तो हो हल्ले से देश बड़ा नुकसान है, मालूम, आदमी को पता ही नहीं रहता, और कब वो ऐसे कुचक्र में फंस जाता है, कुछ नहीं समझ। मेरा एक वो संदीप करोड़े का बता रहा मैं, RAEO का पेपर दे के आया, खूब रोया मेरे पास कि भाई यार मैं तो कैटेगरी में आता हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, 1.5 साल से खाना बना रहा हूँ हाथ से, घर भी नहीं गया, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बोले मेरी नौकरी लगा दे यार। अब उसकी क्या नौकरी लगा दे, उसको कुछ नहीं आता, है ना। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, ऊपर वाला अपने साथ है, तू और तैयारी कर ले। बोले ये गई वैकेंसी, अब 7-8 साल, 2013 में निकली थी, 2021 में एग्जाम हुई। बोले 7-8 साल बाद तो आई थी, अब पता नहीं कब आया, कौन तो ओवर एज ही हो जाए। मैंने कहा तू तो 45 तक दे सकता है, अभी तो करते यार, ऐसे हिम्मत थोड़ी आते है। वो पेपर में धांधली हो गई, फिर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बहुत तेज है MP में, उन्होंने कैंसिल करवा दी एग्जाम, लड़ झगड़ के। फिर री एग्जाम हुई 1 महीने में, और वो ऐसे DO बन गया, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो राजस्थान में AO नाम से जाना जाता है। अब वो ऐसे DO है।
तो थोड़ी सी मेहनत, जब आखिरी 99% जीत जाते हैं ना अपन, तब हार मान लेते हैं। थोड़ी सी और करो तो आगे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? तो अपनी मेहनत कभी खाली नहीं जाती कभी भी, जीवन भर नहीं जाती। और मैं ऐसे लोग, मेरा एक जूनियर है संदीप वास्कल, इतना सा बड़ा है वो, है ना 4 फीट के हुए, पूरी BSc खूब मौज मस्ती करी। उसके पिताजी अधिकारी बड़े फिर उसके पिताजी ने उसको बाहर निकाल दिया घर से, आराम को तो कुछ नहीं कर सकता। फिर MSc ज्वाइन करी, MSc कर ली। फिर भी ऐसा ही हो, तो पार्टी प्रेमी लोग रहते हैं एग्रीकल्चर वाले, तुम जानते ही हो, बस घूमना फिरना, पार्टियां करना। आखिरी में उसको एक दिन समझ में आया कि यार अपने सारे रिश्तेदार अधिकारी बने पड़े हैं, अगर अपन बेरोजगार रह गए, प्राइवेट कंपनी में डब्बे बेचेंगे तो घर वाले जान ले लेंगे, वो आपकी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। उसको मोटिवेट करा होगा किसी ने, बोल दादा मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप क्या करना है? बोले MPPSC। 3 महीने ही बच रहे, क्या करेंगे? बोले मैं करूंगा। लाइब्रेरी है 2 सेंट्रल में, बैठ सकते सुबह शाम 3 महीने लाइब्रेरी में बैठा और नायब तहसीलदार बन गया। फिर मेरे पास आया, बोले सर अब तो बधाई दे दो। मैंने कहा काहे की? बोले मैं नायब तहसीलदार। मैंने कहा तेरा बाप CM हो, तू नायब तहसीलदार कहीं कहीं तक, क्या बधाई दूं? शर्म आना चाहिए तेरे को यार। बोले लोग तो खुश हो रहे हैं, बधाइयां दे रहे हो, और आप गालियां दे रहे हो, मैं शर्म नहीं आती है? मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती? तेरा बाप CM हो, तेरा कलेक्टर बनना चाहिए। बोले फिर क्या करूं? मैंने कहा नौकरी कर। 4 महीने बाद उसका फोन आया कि बहुत खराब जॉब है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना प्रेशर में काम थोड़ी होता 24 घंटे। तहसीलदार आदमी ये बात कह रहा है, सोच लो तो। मैंने कहा फिर? बोले अब नहीं होती, मैं कुछ और करूंगा। मैंने कहा तैयारी कर ले, ACF आ रही है, रेंजर। बोले उसमें काम नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। उसने 4 महीने तैयारी करी और वो ACF बन गया, नौकरी छोड़ दी। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी 2-2 जॉब एक साथ लगती है, और ऐसे ऐसे लोग भी है जो 2013 से अभी तक सुपरवाइजर दे रहा है, आज तक ही नहीं बने। तो प्रयासों में कमी है। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता। उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथे। मेहनत करना पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा, इतना दृढ़ निश्चय पैदा करना पड़ेगा। और आज के स्टूडेंट में सबसे बड़ी कमी दृढ़ निश्चय की, मोटिवेशन की कमी की, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, एक जगह बैठ नहीं सकते, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, मोबाइल से दूर रह नहीं सकते हैं, चीजों के बारे में खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता 20 साल का आदमी कैसे दुनिया की जानकारी रख सकता है ना? वो खुद ही आते पहले ही कह देगी आदमी ये मेरे को नहीं जमता है। और तेरे को जमने नहीं जमने दुनिया थोड़ी चलती है, जो जरूरी है वो करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो बहुत आगे चले जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने कहाँ से BSc, पास्ट कोई नहीं देख रहा, सब फ्यूचर देखते हैं। और तुमको मालूम है एग्रीकल्चर में जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, इसमें बड़ी बड़ी पोजीशंस पे वो लोग बैठे हैं जो एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करते। उनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना। किसी ने MBA कर रखा है, किसी ने मैथ से BSc कर रखा है, किसी ने आर्ट ही पढ़ रखा है, और वो नौकरी करते करते माथे पहुंच गया ऊपर तक। 40-40 लाख, 60-60 लाख के पैकेज है उनके। उनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना ही नहीं। उन्होंने मेहनत कर करके ही सीख लिया था। और उनको तुमसे ज्यादा नॉलेज है एग्रीकल्चर के पास, डिग्री नहीं है बस उनके पास। नॉलेज इज विजडम। ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है। तो इस चीज को याद रखो और थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। अभी अपनी मौज मस्ती बिल्कुल भी उम्र नहीं है ना? ना भी MSc के बाद, जब तक नौकरी लग जाए तब तक नहीं। थोड़ा बहुत मनोरंजन जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, फ्रस्ट्रेशन रोकने के लिए, पर उसमें डूबे रहना बहुत मुश्किल काम। चल, ज्यादा ओवरडोज तो नहीं हो गए? क्या भरोसा, मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते। चलो अब एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन जिसका नाम है सर्वे, है ना? ये तो पढ़ लिया था अपन ने, ड्राइंग डिहाइड्रेशन। एक बहुत अच्छा टॉपिक है सर्वेइंग, है ना? और सर्वेइंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट है जमीन नापना, पटवारियों का काम, है ना? ये BSc AG में भी था पर अपन ने इसको ध्यान नहीं दिया। देखो मैं तुमको मेन प्रिंसिपल बता देता हूँ, है ना? जब भी किसी जगह का अपने को सर्वे करना, सर्वेइंग का मतलब होता है किसी भी जो जियोग्राफिकल एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब अपने को क्या क्या जानकारी चाहिए उसके आधार पर अलग अलग टाइप के सर्वे होते हैं, है ना? अब सर्वेइंग के 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन सर्वे, जिसमें अपन मानते हैं कि जो धरती है वो प्लेन है, चपटी है। 100 स्क्वायर माइल्स तक का जो भी सर्वे करते हैं उसमें अपन जमीन को कैसा मानते हैं? चपटा। पर अपन वास्तव में जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है? कर्व्ड है, मुड़ी हुई है, गोल है, घुमी हुई है ना? जब धरती को ऐसा
कर्व्ड माना जाता है तो इसको कहते हैं जियोडेटिक सर्वे। क्या कहते हैं? जियोडेटिक सर्वे। और अगर प्लेन मानेंगे तो इसको क्या कहेंगे? प्लेन सर्वे। तो एक तो यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हेन अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन इट इज कॉल्ड प्लेन सर्वे, एंड व्हेन कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल सर्वेइंग इट इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। हाँ, ये मेन कंसेप्ट है, टॉपिक के शुरू में बता रहा हूं मैं, है ना। पर अगर ये कमरा नापना और अपन कहें धरती तो घूमी हुई है तो ये तो गलत बात है ना। तो जब छोटे सर्वे होते हैं वो सब कैसे होते हैं? प्लेन सर्वे। जब प्लॉट खरीदना हो तो प्लेन ही मान के चलना, है ना। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा काम होता है सर्वेइंग में कि जमीन नापना। सबसे ज्यादा भूमि विवाद इस दुनिया में बड़े माने जाते हैं, जमीन की लड़ाई, है ना। वो देशों के बीच में भी होती है, वो राज्यों के बीच में भी होती है, वो धर्मों के बीच में भी होती है और परिवारों के बीच में भी होती है। अब अपने जितने भी खेत अपन देखेंगे ना, एक भी ढंग का नहीं रहता है। कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई चौकोर है, कोई ट्रायंगल के शेप का है, और जमीन नापना बहुत मुश्किल। दूसरी बात कि वो प्लेन हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, उनका जो जियोग्राफी वो भी ऊंची नीची हो सकती है, और इस वजह से जमीन कम ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो तुम? मान लो कि अपन, ये उदयपुर में बहुत पहाड़ियां हैं, है ना, और यहाँ पहाड़ियां भी प्राइवेट है सब, यहाँ किसी सरकारी जमीन है ही नहीं, सब खरीदी बेची हुई है, राजा महाराजाओं की जमीन है जिसके अंडर में थी उसी। अब अपन ने एक पहाड़ी खरीदी, क्या खरीदी? पहाड़ी। सामने वाला आया, नाप के अपने को दे गया पहाड़ी, हाँ, उसने नाप दिया इधर 100 मीटर और उधर भी 100 मीटर, 100 बाय 100, 1 हेक्टेयर की पहाड़ी खरीद ली। जब अपन ने उसको प्लेन करवाया तो अपने को पता चला कि ये 100 मीटर है ही नहीं, ये तो 60 मीटर निकला। पर वो जो बेचने वाले तो बहुत कलाकार लोग रहते हैं ना, उनको करना क्या, पटवारी सेट करना है खाली, वहां तो साइन तो तुम कर दोगे, हाँ मैंने देख ली। समझ रहे हो कि नहीं? बाद में फिर केस लड़ने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो जियोग्राफी सबसे ज्यादा मायने रखती है। खेत नापने में अपन कहते हैं ना, पटवारी जमीन ज्यादा कर देता है, कम कर देता है, तो वो कैसे कर देता है, उसको वो कला आती है। देखो मैं बताता हूँ। जब भी अपन सर्वे करते हैं उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। क्या लगते हैं? इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेन, है ना। इंच टेप से इतनी लंबी जमीनें नहीं नापते हैं, तो लोहे की चेन होती है, स्टील, है ना। अब वो भी अलग अलग टाइप की होती है। गंटर्स चेन होती है जो प्रोफेसर एडमंड गंटर्स ने बनाई 1566 फीट की, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था। हमने यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम चलता है एफपीएस, उसमें डिस्टेंस को इंच में, फुट में, यार्ड में, फरलोंग में नापते थे, एरिया को एकड़ में नापते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि 3 फीट का एक यार्ड होगा। कितने फीट का? और 22 यार्ड की एक चेन होगी, 22 या 66 फीट की एक चेन होती है, उसको कहते हैं गंटर्स, है ना। और उसमें 100 लिंक्स होती है। चेन देखी क्या नहीं तुमने कभी? नहीं देखी? चेन में दोनों तरफ लगे रहते हैं हैंडल्स, इधर भी हैंडल रहेगा और एंड में भी रहेगा, और ये जो ये वाली लिंक है इसकी और इसकी लंबाई इंक्लूडेड रहती है। इसके बाद फिर ऐसे लंबे तार रहते हैं, इसको कहते हैं चेन की कड़ी, अंग्रेजी में कहते हैं लिंक। ऐसी 100 लिंक रहती है और लास्ट में फिर एक हैंडल रहता है। हाँ, साइकिल जैसी नहीं है। और जितनी भी ये लिंक्स है ये ऐसे एक सर्कल छल्ले से जुड़ी हुई रहती है आपस में, है ना। इसके दोनों हैंडल ब्रास के बने होते हैं, ब्रास मतलब पीतल के होते हैं, है ना। बाकी की चेन स्टील की होती है, इसमें 100 लिंक होती है ना। अब 10 कड़ी के बाद गिनेगा कौन? 1 2 3 4 5, तो वो कुछ साइन का यूज करते हैं। जैसे 10 लिंक हो गई अपनी, तो यहाँ पे जो ये छल्ला लगा हुआ है ना, इसके ऊपर एक नोक वाला ऐसे छल्ला। 20 हो गई तो कैसा रहेगा? 2 वाला। 30 के बाद 3 स्पाइक वाला, 40 के बाद 4 स्पाइक वाला, और 50 के बाद एक गोल छल्ला लगा। फिर वापस 40 30 20 और 10, मतलब इधर से नापो या उधर से नापो, दोनों तरफ से बराबर रहती है, ठीक है। गोल वाले पकड़ लो तो दोनों 50-50 हो जाते। अब
अपना जो खेत होता है, मान लो अपना खेत ऐसा है कुछ, अड़े टेढ़े खेत रहते, तो उसमें बीच में अपने को एक लाइन बनाना है और उस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं? बेस लाइन। और इस बेस लाइन के आधार पे ही अपन सर्वे करें, है ना। तो पटवारी जाता है खेत पे, है ना, सर्वेयर कह लो उसको, पटवारी कह लो। वो सर्वेयर जाता है खेत में, चारों तरफ से पहले मौका मुआयना करता है और फिर 2 खूंटी गाड़ के आ जाता है सर्वे कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाके एंड होगा, है ना। उन खूंटियों को कहते हैं पेग। क्या कहते हैं? 15 सेंटीमीटर की लकड़ी की खूंटियां, वो पहले कौन लगा देगा, खूंटियां बनवा लेना 5-50। ये हो गया पेग। इस लाइन को क्या कहते हैं अपन? बेस लाइन, है ना। अब इस बेस लाइन पे क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर कर लेगा। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 100 मीटर, कितनी हो गई? फिर वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कर्व दिखाई दे रहा है, एक यहाँ बना लेता हूँ, एक यहाँ बना लेता हूँ, एक यहाँ बना लेता हूँ और एक यहाँ बना लेता हूँ, है ना। फिर वो यहाँ जाएगा और यहाँ तक की डिस्टेंस मापेगा, मान लो 20 मीटर, और यहाँ से फिर ऐसे एक लाइन डालेगा। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ऐसे ट्राइंगल बना दिया, एक ट्राइंगल इधर बन गया, फिर यहाँ डाल देगा, एक ट्राइंगल यहाँ बन गया, फिर यहाँ डाल देगा, एक ट्राइंगल यहाँ बन गया। वो ज्यादातर कोशिश करता है कि सारे ट्राइंगल ही बने, पर अगर कहीं परफेक्ट रेक्टेंगल भी बन रहा है तो उसको बना लेगा, है ना। तो ऐसा ट्राइंगल बनाता जाता है, एक ट्राइंगल ये बना दिया, एक ट्राइंगल यहाँ से बना दिया, एक ट्राइंगल यहाँ से बना दिया। पूरे खेत को काय में डिवाइड करते हैं सर्वेइंग में? हमेशा ट्राइंगल्स, ये ध्यान रखना, है ना। रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं पर मैक्सिमम किस में डिवाइड करते हैं? ट्राइंगल्स। अब अपने को अगर किसी ट्राइंगल का बेस भी पता है और उसकी हाइट भी पता है, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला कितना है? बेस इंटू हाइट 1/2, है ना। अब यहां से वो लिख देगा कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, एफ जी एच आई जे, कितने हो गए? 10। अब वो निकालेगा कि ये पहला हमारा ट्राइंगल है ए बी एच, यहां देख लिया 20 20, कितना हो गया? 20 20 400, और 1/2 अगर इसमें कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो ट्राइंगल 1 कितने स्क्वायर मीटर का है हमारा? 200 मीटर का। एक बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ट्राइंगल है हमारे पास। सबके एरिया निकाल के और जोड़ देगा, बस इतना सही काम है उसका, है ना। अब जो सर्वेयर होता है ना, देखो उसमें 3 लोग काम करते हैं। सर्वेयर जो सारे टेक्निकल काम करता है, वो डिसाइड करेगा स्टेशन कहाँ बनाना है ना। उसने डिसाइड कर लिया कि इतने सारे स्टेशन बनेंगे। फिर एक आदमी जो चेन का आगे वाला हिस्सा लेके आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं लीडर। क्या कहते हैं? लीडर, है ना। ही होल्ड द 4 हैंडल ऑफ द चेन एंड फॉलोवर इज फॉलोइंग हिम। दूसरा आदमी क्या कहलाएगा? फॉलोवर। तो जो लीडर रहता है वो तो रहता है गांव का चौकीदार, है ना, गवर्नमेंट की पोस्ट है वो, ईमानदार आदमी चौकीदार। फॉलोवर गांव का कोई भी आदमी रहता है, उसको पीछे पकड़ा देते हैं तो पीछे पीछे चलना। अब वो आया, एक चेन यहाँ खत्म हो गई, उसने निशान लगा दिया, छोटे छोटे ऐसे तार आते हैं लकड़ी के, है ना, जिनको एरो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसने एरो लगा दिया, लीडर ने एरो लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चेन खत्म हो गई। अब पीछे वाला आदमी आके वो पिछला हिस्सा कहाँ रख देगा? एरो के ऊपर, और इस एरो को अपने पास एक लूप रहता है तार खाली, उसमें पहना लेगा वापिस। तो लीडर एरो लगाता जाता है और फॉलोवर एरो को कलेक्ट करता है। आखिरी में काउंट कर लेते हैं, 10 एरो हुए मतलब 10 चेन हो गई यहाँ से, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो लीडर लीड करता है, फॉलोवर उसको फॉलो करता है। अब जो पटवारी रहता है, सर्वेयर रहता है, उसके हाथ में एक नोटबुक रहती है, उसके अंदर 2 रेड लाइन रहेगी या तो एक रेड लाइन रहेगी, है ना, दोनों तरह की आती है। इसको कहते हैं फील्ड बुक। क्या कहते हैं? फील्ड बुक। फील्ड बुक में ऐसी 2 लाइनें पहले परमानेंटली बनी रहती है, एक लाइन भी हो सकती है, और इसको हम कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं? बेस लाइन।
ये 2 लाइन किसको डिनोट करेगी? बेस लाइन को। अब सामने वाले ने लिख दिया कि हमने यहाँ से सर्वे चालू किया और यहाँ तक किया, ये हो गया 100 मीटर। कितना हो गया? है ना? तो इसको यहाँ नहीं लिखेगा, यहाँ लिख दिया उसने। बेस लाइन कितनी लेंथ की हमारी? 100 मीटर। फिर उसने लिखा जो भी अपन ने ABCD लिखी। अब अगर इधर उसने ट्राइंगल बनाया है तो यहाँ 20 मीटर लिख देगा, ये 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 50, ऐसे करते करते लिखता रहेगा। अगर इस साइड डाला तो इधर भी लिख देगा। फिर यहाँ लिख दिया मान लो उसने 30 मीटर, यहाँ लिख दिया 15 मीटर, यहाँ लिख दिया 18 मीटर। तो वो क्या करेगा आखिरी में? अब तो क्या कंप्यूटर आगे सारे डाटा, पहले क्या करता था स्केल से लाइन बनाता था और देख लेता, 20 इधर डाला ये बन गया ट्राइंगल, फिर 20 इधर डाला इधर बन गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। ऐसे लेंथ नाप नाप के पूरा नक्शा खेत का वो अपनी कॉपी में फिर से बना देता, जब चाहिए तब बना देता, है ना? तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? सर्वेइंग। अब इस सर्वेइंग में सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। किसके आते हैं? तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट तो हमारा कौन है? चेन। चेन का क्या काम है? ये लेंथ नाप। चेन 5 टाइप की होती है, अभी पढ़ेंगे अपन, है ना? दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा उसको कहते हैं रेंजिंग रॉड। क्या कहते हैं? रेंजिंग रॉड। एक लंबा लगभग 8-9 फीट लंबा एक भाले जैसा लकड़ी या लोहे का अपन कहे रॉड होती है, और वैसे ब्लैक एंड व्हाइट पुती हुई होती है। कैसी होती है? ताकि ज्यादा दूर से भी वो दिख जाए। इसका काम क्या है कि जब अपन बेस लाइन बनाते हैं किसी खेत में, अब यहां से यहां तक लाइन सीधी होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी सीधी होना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे लोगों को रेंजिंग रॉड पकड़ा देते हैं, और जैसे अपन बचपन में प्रार्थना की लाइन सीधी करते हैं कि नहीं, ऐसे उनको इधर उधर मूव करवाते हैं। तब तक मूव करवाना जब तक एक रॉड के पीछे सारी रॉड छिप जाए। इसका मतलब लाइन कैसी हो गई है? सीधी। फिर वहां रस्सी रख देते हैं और उस पर चूने की लाइन खींच देते हैं। तो रेंजिंग रॉड का काम क्या है? बेस लाइन को स्ट्रेट रखना, है ना? ये हो गया रेंजिंग रॉड का काम। तो पहली हो गई हमारी चेन और दूसरी हो गई रेंजिंग रॉड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉस स्टाफ, है ना? एक एल्यूमिनियम का डब्बा आता है ना, जैसे चौक का डब्बा आता है, ऐसा एक एल्यूमिनियम का डब्बा लो और उसमें एक ऐसे और एक ऐसे दो राइट एंगल बना के उसको काट दो, कट लगा दो। अब जब भी अपन उसको देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में ही दिखेगा, है ना? तो क्रॉस स्टाफ का काम क्या है कि जब भी अपन इधर लाइनें डालें तो उस चेन को क्रॉस स्टाफ के अंदर रखते हैं, मतलब एक रस्सी ऐसे रखते हैं और एक रस्सी को ऐसे रखते हैं, ताकि ये जो एंगल बने ये हमेशा कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, है ना? तो क्रॉस स्टाफ जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है अपना? हमेशा 90 डिग्री का एंगल या राइट एंगल। अब इसके भी अलग अलग टाइप है। एक आता है लाइट क्रॉस स्टाफ, है ना? उसमें क्या करते हैं कि 2 लाइटें लगी रहती है लेजर वाली, उसको जैसे ही चालू करेंगे ना अपन, वो 4 तरफ लाइट फेंकेगा, एक इधर एक इधर एक उधर है। कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कुछ भी पटिया ले लो और आदमी से कहो कि इस लाइट को अपने पकड़ना है। वो लाइट जहाँ आ रही है वहां एक आदमी खड़ा हो गया, जहां से निकल रही है वहां दूसरा हो गया, वहां तीसरा हो गया। राइट एंगल ऑटोमेटिक बने लेजर लाइट, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है ना? तो हो गया अपना लाइट क्रॉस। पहले दिया जलाते थे पुराने जमाने में, रात में लगाना पड़ता था ये सब तरीका, है ना? फिर बना बनाया क्रॉस स्टाफ, उसमें रस्सी रख के भी आप काम कर सकते हो, पर रस्सी हमेशा टेढ़ी हो ही जाती है ना? तो क्रॉस स्टाफ का काम क्या है? 90 डिग्री का एंगल पर। फिर जो खूंटियां होती लकड़ी की उनको हम क्या कहते हैं? पैर, है ना? लकड़ी की खूंटियां ये क्या काम करती है? स्टेशन। जहां जहां खूंटी गाड़ते हैं उस जगह क्या कहते हैं? स्टेशन। तो स्टेशन दर्शाने का काम कौन करता है? पैर। और एरो, एरो क्या काम करते हैं? काउंटिंग का। एक चेन खत्म होती है, एक एरो लगा देता है लीडर, जब फॉलोवर वहां पहुंचता है तो उस एरो को निकाल के वहां चेन का एंड रख देता है, रियर हैंड, है ना? और ऐसे नापते जाते हैं, लिखते जाते हैं, नापते जाते हैं, लिखते जाते हैं, फिर बैठ के कैलकुलेटर से हाथ से ही गणित करके बता देते हैं कि इतने एकड़ का खेत है। 1 एकड़ कितना होता है? 1 एकड़
हेक्टेयर तो सबको मालूम है, नया जमाना चल रहा है। हाँ, देखो अपन बीएससी एजी करे हुए आदमी ने, बीघा तो अनइक्वल है ना, कहीं 23,500 फीट का है, कहीं 26,000 का है, कहीं 27,000, अलग अलग जगह का बीघा अलग अलग साइज का है ना। तो बीघा स्टैंडर्ड नहीं है। 1 हेक्टेयर में तो कितना होता है अपना मीटर स्क्वायर, और इसको नापते कैसे, 100 बाय 100, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा इलाका क्या हो जाता है, 1 हेक्टेयर, है ना। देखो 1 मीटर, फिर 10 का एक डेका मीटर, 100 का एक हेक्टोमीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर हेक्टोमीटर लंबा और 1 हेक्टोमीटर चौड़ा जो इलाका होगा वही क्या कहलाएगा, 1 हेक्टेयर। वैसे ही 1 एकड़ कितना होता है, 43,560 स्क्वायर, स्क्वायर है ना, क्यूबिक नहीं, स्क्वायर फीट एरिया है ना। 10 स्क्वायर घंटे से। अब अपन चाहे तो 5 चेन लंबाई ले लो, 2 चेन की चौड़ाई ले लो, अपन चाहो तो 4 × 2.5 कर लो, है ना। 10 स्क्वायर घंटे से मतलब लंबाई चौड़ाई में 10 उत्तर आ जाए तो ये हो जाएगा अपना 43,560। अब 1 घंटा चेन कितनी लंबी होती है, 66 फीट की। तो ये तो हो गई लेंथ, और वेट में कितना करना है, 6 पंजे 30, हाँ से लाया 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 330, 128, सही है गलत है, गलत है, 132 आएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही आंसर आएगा। इस तरह से अपन एरिया निकाल सकते हैं एकड़ में। अब अपन क्या पढ़ते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.47। ये तो बचपन में पूछते हैं, है ना। राउंड फिगर में इसको 2.5 भी लिख देते हैं कुछ लोग, है ना। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 0.4047, इसको भी 405 लिख देते हैं, है ना, वो राउंड फिगर करने के। चले आगे। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 उसके समथिंग, है ना। और एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 29 पॉइंट ऊपर होते हैं, 30 मान के चलते हैं ना, 30 सेंटीमीटर एक फीट, 62 फीट 90। अच्छा, 1 स्क्वायर मीटर, जैसे अभी हम गोवा गए थे ना, तो वहां से ड्राइवर से बात करोगे, 7,000 रुपये स्क्वायर मीटर जमीन है। अब अपने यहाँ के लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये कौन सा हिसाब है। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितनी जमीन होती है, 10.76 स्क्वायर फीट, है ना। 1 मीटर, 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी जमीन नापेंगे तो कितने स्क्वायर फीट हो जाएगी, मतलब 700 रुपये स्क्वायर फीट जमीन थी वो जिसकी बात कर रहा है ना। वो लगभग 11 हो जाते हैं। अब मान लो ऐसा सवाल आए और पूरे प्री पीजी में से 4 बच्चे ही करके आए, तो फिर तो क्या ही पढ़ाई कर रहे हैं यार। ये तो सब बचपने के काम है ना। तो बचपन में किसी ने पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें जब ओवरकम कर जाएंगे ना अपन, तब दिक्कत आएगी। अभी पिछले साल अपन ने एग्रीकल्चर के लिए, एग्रोनॉमी के लिए कम से कम 20 से 25 लोगों का इंटरव्यू लिया, और उनमें से सबसे मैंने एक ही सवाल पूछा और उसमें से एक ही आदमी ने आंसर दिया, और आज वो अपने एग्रोनॉमी टीचर सतीश सर। समझ रहे हो कि नहीं, बाकी सब इसीलिए नौकरी नहीं कर पाए कि उनको ये नहीं मालूम था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, ये तो सब बता देते हैं। फिर उनसे पूछा 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, और उनसे फिर पूछा कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर। एक का तो सबने दे दिया 100, फिर ये पूछा, बोले इधर भी 100 और इधर भी 100। टेंशन मामला, ऐसा आदमी क्या करेंगे अपन रख। सैलरी जो तुम मांगो, जवाब जो हम चाहें, हर जगह इंटरव्यू का एक ही फंडा है,
अगर उसने पूछा तुमने सब बता दिया ना तो कितने पैसे मांग लो देगा। अब करोड़ मांगोगे तो नहीं देगा, पर जो भी फिजिबल बातें हैं उसके मैक्सिमम लिमिट जो डिसाइड करके रखता है इतने दे सकता हूँ वो दे देता। कितना होगा बताओ BSc जी हम 2 जीरो बढ़ाना है ना, तो मीटर सेंटीमीटर में करना 2 जीरो लगा दो, स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में करना 4 जीरो लगा दो, और क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में करना 6 जीरो लगा दो। और ये बहुत बड़ा टेंशन है लोगों के दिमाग में कि जब वॉल्यूम आ जाता है ना तो खेल खत्म हो जाता है। चलो क्या और आगे चला, टाइम हो गया क्या अपना? अरे यार तुम बताते ही नहीं हो यार। चलो ठीक, 1 घंटा हो गया पूरा।